हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले पहला पार्ट को देखिए। आज का टॉपिक छाया क्षेत्र का उद्भव यानी कि एमरजेंस ऑफ शैडो जोन है। तो फिर चलिए जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, हमें सिस्मोग्राफ की हेल्प से ही भूकंपीय तरंगों के बारे में पता चलता है। सिस्मोग्राफ की हेल्प से ही हमें पता चला कि अर्थ के कुछ ऐसे भी सेंटर हैं या फिर ऐसे भी भाग हैं जहां पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे ही हिस्सों को हम शैडो जोन या फिर छाया क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत सारे अर्थक्वेक के डेटा को एनालाइज करने के बाद हमारे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक भूकंप का जो शैडो जोन होता है वह दूसरे भूकंप के शैडो जोन से अलग होता है। अब हम शैडो जोन को इस पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यह पिक्चर पी वेव्स की है यानी कि प्राइमरी वेव्स की है। आपके सामने एक पी वेव्स की फोटो है। इस वाले पॉइंट को हम एपिक सेंटर बोलते हैं। अब देखिए, सिस्मोग्राफ की हेल्प से हमें पता चलता है कि 105 डिग्री वाले क्षेत्रफल पर पी और एस दोनों ही तरह की तरंगें एक्टिव देखने को मिलती है, जैसे कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन 105 से 145 डिग्री के बीच में ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है, इस पर किसी भी तरह की तरंगें एक्टिव नहीं होती। इसको हम शैडो जोन यानी कि छाया क्षेत्र भी बोलते हैं। अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। 145 डिग्री से जो ऊपर का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर पी तरंगें एक्टिव देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ पी टाइप की जो तरंगें हैं वही एक्टिव देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एस टाइप की तरंगें देखने को नहीं मिलती। अब दूसरी इमेज देखिए। यह इमेज एस वेव्स की है जिसको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। एस वेव्स 103 डिग्री से 105 डिग्री वाले एरिया तक ही एक्टिव देखने को मिलती है। बाकी का सारा जोन शैडो जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की जो वेव्स होती हैं वो एक्टिव नहीं होती हैं। तो हाँ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शैडो जोन एस वेव्स का होता है। चलिए अब जानते हैं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से भूकंप आने के 5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि विवर्तनिकी की घटना। इसके अंदर फॉल्ट्स के किनारों पर चट्टानों के खिसक जाने से भूकंप आते हैं। अगर आपको नहीं पता कि फॉल्ट्स क्या होते हैं तो इसके लिए आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को देखें। मैंने उसके अंदर बता रखा है कि फॉल्ट्स यानी कि भ्रंश से किस तरह से भूकंप क्रिएट होते हैं और किस तरह से अर्थ सरफेस पर उसके परिणाम देखने को हमें मिलते हैं। दूसरा है वोल्केनिक अर्थक्वेक। इस तरह के अर्थक्वेक टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही जनरेट होते हैं। इस तरह के भूकंप ऐसे एरिया में आते हैं जहां पर एक्टिव वोल्केनोज की संख्या ज़्यादा हो। माइनिंग करने से भी भूकंप आते हैं। इस तरह के भूकंप को हम नियात यानी कि कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। चौथे टाइप के भूकंप को हम विस्फोट भूकंप यानी कि एक्सप्लोजन अर्थक्वेक भी बोलते हैं। इस टाइप के भूकंप बम के फटने से क्रिएट होते हैं, जैसे कि एटम बम के फटने से या फिर ऐसा कोई बम जिसके फटने से अर्थक्वेक आ जाए। पांचवें टाइप का जो भूकंप होता है वो ऐसे एरिया में आता है जहाँ पर बांध हो, यानी कि जहाँ पर डैम हो वहाँ पर भूकंप आता है। ठीक है, इस टाइप के भूकंप को हम बांध जनित भूकंप बोलते हैं। देखिए, भूकंप कितना शक्तिशाली था इसका अनुमान हम इस आधार पर लगाते हैं कि कितना नुकसान हुआ। नुकसान का यहाँ पर जो मतलब है वो पर्यावरण के नुकसान से, आर्थिक नुकसान यानी कि इकोनॉमिकली डैमेज हम कितने हुए, या फिर वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं का कितना नुकसान हुआ। इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। देखिए, अर्थक्वेक का हम मेजरमेंट किस में करते हैं, रिक्टर स्केल में। और ये जो अर्थक्वेक की ये जो वेव्स है ये रिक्टर स्केल पे 0 से 10 तक हो सकती है। और वैसे देखा जाए तो 9 जो रिक्टर स्केल के जो भूकंप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर ये दिल्ली के अंदर आए तो शायद दिल्ली का आधे से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर शायद वो गिर जाए। वैसे 9 रिक्टर का जो ये जो भूकंप है वो वैसे दिल्ली में तो देखने को इतना ज़्यादा मिलता नहीं, या फिर इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। ये ज़्यादातर वोल्केनो एक्टिविटी वाले क्षेत्रफल में आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोल्केनोज हैं वो हमें जापान में देखने को मिलते हैं। और हाँ, इस तरह के जो 9 रिक्टर स्केल या फिर 7 रिक्टर स्केल तक ये जो भूकंप आते हैं वो ज़्यादातर जापान वाले एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को इटली के साइंटिस्ट मर्केली के नाम पर रखा गया है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 1 से 12 के बिटवीन तक हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके अंदर हम सबसे पहले क्रस्ट के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं।
पृथ्वी की ऊपरी लेयर जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसकी मोटाई महासागरों में और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। जैसे कि महासागरों में क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर तक हो सकती है, वहीं महाद्वीपों में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक भी हो सकती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोटी परत महाद्वीपों में देखने को मिलती है। और वही हिमालय श्रेणियों में भूप्रपर्टी यानी कि क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो हाँ, अगर हम एक कंपैरिजन करें महासागरों में, महाद्वीपों में और हिमालयों में, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोटाई, सबसे ज़्यादा मोटी लेयर क्रस्ट की कहाँ पर देखने को मिलती है? हमें हिमालयों में देखने को मिलती है। पृथ्वी की दूसरी लेयर मेंटल है, जो कि क्रस्ट के बाद आती है। मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है, जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, ये अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर गहराई तक भी हो सकता है। देखिए, जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलकर अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है, तो उसका जो मुख्य सोर्स दुर्बलता मंडल होता है, यानी कि दुर्बलता मंडल से ही मैग्मा निकल करके अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है। अगर हम यहाँ के पत्थरों के डेंसिटी के बारे में कहें, तो यहाँ की डेंसिटी 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होती है। क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाले पार्ट को हम लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पर याद रखिए कि जो मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। लिथोस्फेयर की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक भी हो सकती है। मेंटल के बाद आता है कोर। यह पृथ्वी की लास्ट लेयर होती है। जैसे कि आपको पता है कि भूकंपीय तरंगों ने हमें कोर के स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी हेल्प की है। आपके सामने कोर की एक इमेज है। देखिए, कोर और मेंटल की बाउंड्री 2900 किलोमीटर की गहराई पर उपस्थित है। यहाँ पर कोर को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। कोर का पहला पार्ट आउटर पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट इनर पार्ट है। आउटर पार्ट के अंदर लिक्विड स्टेज है और जो इसका जो इनर पार्ट है वो सॉलिड स्टेज में है। देखिए, मेंटल और कोर की बाउंड्री लाइन पर पत्थरों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो सकता है और वही सेंटर में यानी कि अर्थ सरफेस से 6300 किलोमीटर की गहराई पर इसका जो डेंसिटी हो सकती है वो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो सकती है। इससे पता चलता है कि हमारा कोर भारी पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे कि निकिल और लोहा। इसे हम निफे बोलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ज्वालामुखी में से मेल्टेड रॉक्स, मेल्टेड मटेरियल्स, बहुत सारी गैसेस और धूलिकण निकलते हैं और साथ में लावा ज्वालामुखी में से बाहर निकल करके अर्थ सरफेस के ऊपर आता है। जब ज्वालामुखी में से लावा निकल रहा हो या फिर इसे निकले हुए कुछ समय हुआ हो, तो इसे हम सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। याद रखिए, ये जो लावा अर्थ सरफेस पर आता है, इसका उद्गम यानी कि इसका सोर्स कहाँ पर है? इसका सोर्स है दुर्बलता मंडल। देखिए, जब मेल्टेड ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नीचे हो तब हम इसे मैग्मा बोलते हैं और जब ये मेल्टेड ऑब्जेक्ट जब अर्थ सरफेस के ऊपर हो तब हम इसे लावा बोलते हैं। लावा और मैग्मा में कंफ्यूज मत होना। जब लावा अर्थ सरफेस के ऊपर आता है तो उसमें कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स और कई तरह के गैसेज होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन। अब हम यहाँ पर वोल्केनो के शेप के आधार पर हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शील्ड वोल्केनो। देखिए, अगर हम बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ दें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी होते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी हवाई द्वीपों में देखने को मिलते हैं। ये ज्वालामुखी बेसाल्टों से बने हुए हैं, जो कि पहले लिक्विड स्टेज में थे, बाद में ठंडे होने के बाद ये सॉलिड स्टेज में आ गए। देखिए, जब वोल्केनो इरोजन होता है तब लावा लिक्विड फॉर्म में निकलता है, जिसकी वजह से इन ज्वालामुखियों के ढाल तीव्र नहीं होते हैं। यदि इन वोल्केनो के दरारों में से पानी अंदर की ओर चला जाए तो इनमें विस्फोट भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी में से लावा फव्वारों के रूप में बाहर आता है। देखिए, इस प्रकार के ज्वालामुखी में से कहीं कहीं एग्जिट पॉइंट देखने को मिलता है, जहां से लावा बाहर की ओर आता है। इन्हीं एग्जिट पॉइंट पर एक कोन बनता है। बाद में यह कोन डेवलप होकर ये सिंडर कोन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ज्वालामुखी है मिश्रित ज्वालामुखी, जिसे हम कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी बेसाल्ट के बने हुए ज्वालामुखी से अधिक ठंडे होते हैं और इनमें से निकलने वाला लावा काफ़ी चिपचिपा और काफ़ी गाढ़ा देखने को मिलता है और इस तरह के ज्वालामुखी में भी काफ़ी तरह के विस्फोट देखने को मिलते हैं। जब इस तरह के ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिलता है
तो इसमें छोटे से बड़े तरह के पदार्थ निकलते हैं जिन्हें हम पैरोक्लास्टिक बोलते हैं। यह सभी मटेरियल्स एग्जिट पॉइंट पर आकर के जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस प्रकार के ज्वालामुखी को कंपोजिट वोल्केनो या फिर मिश्रित ज्वालामुखी भी बोलते हैं। नेक्स्ट ज्वालामुखी है कुंड ज्वालामुखी। इसको हम इंग्लिश में कैलेड्रा वोल्केनोस भी बोलते हैं। देखिए, अर्थ पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में से खतरनाक कैलेड्रा वोल्केनोस होते हैं। यह कितने विस्फोटक होते हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब इनमें विस्फोट होता है तो इनका शेप दूसरे ज्वालामुखियों की तरह ऊपर की ओर नहीं उठता, बल्कि यह नीचे की ओर धंस जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को हम ज्वालामुखी कुंड यानी कि कैलेड्रा बोलते हैं। नेक्स्ट ज्वालामुखी है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। इसको इंग्लिश में हम फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस कहते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी में से तरल लावा निकलता है जो कि काफ़ी दूर तक ट्रैवल करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसार के कुछ भाग जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैले हुए हैं, ऐसे क्षेत्रफल इन लावा से पूरी तरह से ढके हुए हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, इसके अंदर ज्वालामुखी की लेयर पे लेयर इकट्ठी होती रहती है, जिसकी वजह से इसकी मोटाई 50 मीटर तक भी हो सकती है। कई बार इस तरह का प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग आता है, और यह पूरा की पूरा पार्ट लावा से ढका हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इसको इंग्लिश में हम मिड ओशन रिज वोल्केनोस भी बोलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी यानी कि मिड ओशन रिज वोल्केनोस है क्या। देखिए, इस तरह के ज्वालामुखियों का जन्म महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी यानी कि मिड ओशन रिज वोल्केनोस, ये एक तरह की सीरीज यानी कि एक तरह की श्रृंखला होती है जो कि 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। इस तरह की सीरीज यानी कि इस तरह की श्रृंखला महासागरीय बेसिन में फैली होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, यानी कि इसको हम इंग्लिश में वोल्केनिक लैंडफॉर्म भी बोलते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जब वोल्केनो इरोजन होता है तो उससे लावा निकलता है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो इससे एक पत्थर बनता है, एक चट्टान बनती है जिसे हम आग्नेय शेल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये इग्निशियस रॉक धरातल के ऊपर या फिर धरातल के नीचे भी बन सकते हैं। तो धरातल के ऊपर बनने या फिर धरातल के नीचे बनने के आधार पर हम इसको दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ज्वालामुखी शेल यानी कि वोल्केनिक रॉक। इस तरह की चट्टानें तब बनती है जब लावा अर्थ सरफेस के ऊपर आकर के जमता है और ठंडा होता है। दूसरा है पतालीय शेल, जिसको हम इंग्लिश में प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। इस तरह के पत्थर जब मैग्मा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है तब वहाँ पर ये इस तरह के शेल बनते हैं, जिसको हम पतालीय शेल या फिर प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है तो इसमें कई तरह के शेप्स बन सकते हैं, जिन्हें हम इंट्रूसिव फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैथोलिथ। देखिए, जब अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा जमकर ठंडा हो जाता है तो उसका शेप गुंबद के आकार का हो जाता है, और यह अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा ही अर्थ सरफेस के ऊपर आता है। अब यहाँ पर समझिए कि अनाच्छादन प्रक्रिया यानी कि डेन्यूडेशन प्रोसेस होता क्या है। इस प्रोसेस में मटेरियल इरोजन यानी कि अपरदन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इस तरह की चट्टानें काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर फैली होती हैं और यह चट्टानें ग्रेनाइट से बनी होती हैं। और हाँ, याद रखिए कि ये चट्टानें बनती कैसे हैं कि जब मैग्मा धरातल के नीचे यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे ठंडा होता है तो इसके ठंडे होने से ही बैथोलिथ यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है लैकोलिथ। देखिए, इन चट्टानों का शेप गुंबद के आकार का होता है और इस तरह की चट्टानें भी अर्थ सरफेस के नीचे देखने को मिलती हैं। और अगर हम इनके फॉर्म्स की बात कहें तो इन्हें हम अंतर्वेधी चट्टानें यानी कि इंट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं। आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें यह एक छोटे से पाइप से जुड़ा हुआ है। यह दिखने में मिश्रित ज्वालामुखी यानी कि कंपोजिट वोल्केनो की तरह दिखने में होते हैं, लेकिन इन दोनों में जो बेसिक जो फर्क है, मिश्रित ज्वालामुखी जमीन के ऊपर देखने को मिलते हैं और वही लैकोलिथ अर्थ सरफेस के नीचे देखने को मिलते हैं। अगर हम लैकोलिथ का एग्जाम्पल लें
तो इसमें हमें कर्नाटक का क्षेत्रफल देखने को मिलता है, जिसके अंदर इनका शेप एक गुंबद के आकार का होता है और यह ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। चलिए अब जानते हैं लेपोलिथ, पैकोलिथ और सिल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं लेपोलिथ के बारे में। देखिए, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहा होता है तो उसका कुछ भाग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि क्षैतिज दिशा में नीचे की ओर रह जाता है, जिसकी वजह से वो ठंडा होकर वही जम जाता है। अगर उसका शेप एकदम फ्लैट हो तब हम उसको लेपोलिथ बोलते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दों को जान लेते हैं, जैसे कि अपनति, जिसको हम एंटिक्लाइन बोलते हैं, और दूसरा शब्द है अभिनति, जिसको हम सिंक्लाइन बोलते हैं। आपके सामने यह एक इमेज है। यह एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की एक अवस्था है जिसे हम इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स भी बोलते हैं। देखिए, ये ऊपर वाले पार्ट को हम अपनति यानी कि एंटिक्लाइन बोलते हैं और इसके नीचे वाले पार्ट को हम अभिनति यानी कि सिंक्लाइन बोलते हैं। तो एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन में लावा का जमाव पाया जाता है। और ये जो आपको लहरदार नुमा ढांचा दिख रहा है, यह एक पाइप से मैग्मा भंडारों से जुड़ा होता है, जिसको हम यहाँ पर पैकोलिथ बोलते हैं। अब जानते हैं सिल के बारे में। देखिए, जब अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान यानी कि इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक जब हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दिशा में जब ये जम जाता है तब हम इसे क्या बोलते हैं, सिल या फिर शीट भी बोलते हैं हम इसे। देखिए, अगर जमे हुए लावा की लेयर अगर मोटी होगी तब हम इसे सिल बोलेंगे, अगर इसकी लेयर पतली होगी तब हम इसे शीट बोलेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डाइक। चलिए अब समझते हैं कि डाइक क्या होता है। जब लावा धरातल के दरारों में से फ्लो करे और इसका फ्लो करने का जो डायरेक्शन पॉइंट हो वो 90 डिग्री के आसपास हो और ऐसी ही अवस्था में लावा जमकर ठंडा हो जाए, तब इसका स्ट्रक्चर दीवार की तरह लगता है। इसी संरचना को हम डाइक बोलते हैं। अगर हम डाइक का एग्जाम्पल लें तो डाइक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र के कुछ भागों में। तो चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं हम यहीं पर ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।